Research aptitude is the most important topic of paper 1 in UGC NET. UGC NET इस टॉपिक से हर साल कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है. So you can't afford to skip this topic if you want to score good in UGC NET. तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये वो सिलेबस है जो UGC NET ने प्रोवाइड किया है ऑफिशियली. बट इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी सब टॉपिक्स जो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं. सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कवर देम ऑल फॉर यू इन द अपकमिंग रिसर्च एप्टीट्यूड सीरीज. मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल जिससे आपको टाइमली सारी अपडेट्स मिल जाए. माय नेम इज़ एकता मुकुल. आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, माय वेरी ओन इंग्लिश चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रिसर्च का मीनिंग समझ लेते हैं. देखो, रिसर्च वर्ड बना है री और सर्च से. तो री का मतलब होता है दोबारा एंड सर्च का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को दोबारा से ढूंढना. अब ये हर फील्ड में अप्लाई होता है. आप किसी भी चीज़ का दोबारा से शोध करो. ओके, इस चीज़ को हम और डिटेल में समझते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू. रिसर्च इज़ अ प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स used to gather and analyze information to increase our understanding of a particular topic or issue. देखो, ये जो रिसर्च है इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ प्रोसीजर. ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. किसके लिए? कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके कलेक्ट करके उसे एनालाइज करना है, उसे और समझना है कि ये इन्फॉर्मेशन कह क्या रही है हमसे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के अराउंड और ज़्यादा इवॉल्व हो और ज़्यादा बढ़ जाए. तो शॉर्टली वी कैन से दैट रिसर्च इज़ साइंटिफिक. देखो, इसमें साइंस इन्वॉल्व होती है. ओके, एंड इट इज़ सिस्टमेटिक क्योंकि इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एक ये प्रोसेस है. फॉर व्हाट? टू इन्वेस्टिगेट. क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं अब हम? इट कैन बी फॉर वेरियस रीजंस. हम काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसको दोबारा से चेक करना क्या वो सही है या नहीं. ओके, टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स. ओके, किसी न्यू चीज़ को समझने के लिए. टू सॉल्व अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर just to discover something new, to invent something new, we have to do research. So I hope अभी आपको रिसर्च का एक मीनिंग ओवरऑल समझ में आ गया हो कि रिसर्च होती क्या है. ओके, आप काफ़ी सारे साइंटिस्ट को देखते होंगे, वो काफ़ी सारे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह से शोध कर रहे होते हैं ताकि वो समझ सके दैट हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. या फिर कोई मेडिसिन है वो किसी इंसान के ऊपर कैसे एक्ट करेगी, क्या वो उसे ठीक भी करेगी या नहीं. तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी होती है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज रिसर्च का एक्रोनिम. दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल यू कैन लुक एट दिस कि किस वर्ड से क्या मीनिंग निकलता है रिसर्च में, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर इन डेप्थ. तो आर से होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग. देखो, किसी भी चीज़ को सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना. कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं ना, भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम सोच क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो. तो जब हम रिसर्च करते हैं ना, वी हैव टू थिंक दैट इज़ दिस थिंग करेक्ट और नॉट बाय यूजिंग आवर ब्रेन. ओके, ई मीन्स एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट. अच्छी तरीके से उस चीज़ जो भी आप जिस पे भी रिसर्च कर रहे हो उस पर आप एक्सपर्ट की तरह पूरा एग्जॉस्ट आप हो जाओ, थक जाओ, इतना ज़्यादा डिटेल में उसको फाइंड आउट करो. नेक्स्ट इज़ एस. एस मीन्स सर्च एंड सॉल्यूशन. ओके, किसी भी चीज़ को ढूंढना और उसका सॉल्यूशन निकालना. नेक्स्ट इज़ ई. एग्जैक्टनेस. रिसर्च में ना कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए दैट यू हैव गॉट अ वेग आंसर. मतलब आपको ना पता ही नहीं है, 100% कंक्लूजन तक आप पहुँचे ही नहीं है. एग्जैक्टली आपको पता चलना चाहिए कि ओके, दिस वाज द प्रॉब्लम, नाउ दिस इज़ माय एंड रिजल्ट. नेक्स्ट इज ए. एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स कि किसी भी चीज़ को समझना. ओके, टू अंडरस्टैंड दैट. लेट्स से आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को आपने पढ़ा, फिर उससे एनालाइज किया कि अच्छा इस डाटा से ये इन्फॉर्मेशन निकलती है, तो दिस इज़ एनालिसिस. नेक्स्ट इज आर. रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स. अच्छा, ऐसा होता है कि किसी फैक्ट का दूसरी चीज़ के ऊपर कुछ असर हो सकता है, राइट. तो आपको वो रिलेशनशिप समझना है कि भाई इस चीज़ को मैं बढ़ा दूँ या घटा दूँ तो इससे इस चीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा. दिस इज़ रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट इज सी. क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड. क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अगेन वही हो जाती है जिसमें हमें अपने दिमाग का यूज़ करके समझना पड़ता है कि जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उससे क्या एंड रिजल्ट निकल रहा है.
केयरफुल प्लानिंग, हम जब रिसर्च करें तो वी हैव टू इंश्योर कि एक एक हमारा स्टेप जो है अच्छे से जाए ताकि हमारी रिसर्च जो है फुल प्रूफ हो सके। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है आपको कुछ ना नई चीज़ बनानी है। टू कंस्ट्रक्ट मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड मतलब हो गया आपको अपनी जो आपने रिसर्च की है उससे कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गेन आपकी हुई है या नहीं। नेक्स्ट इज एच, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। आपको सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ आपको जो है हार्डवर्क करके अपनी रिसर्च वर्क प्रिपेयर करनी होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव। बेसिकली रिसर्च हम करते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलेगा। सो रिसर्च वी डू टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। किसी चीज़ के बारे में पता लगाना कि ये चीज़ क्यों हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने CID देखा होगा, उसमें जो CID ऑफिसर्स होते हैं वो पता लगाते हैं कि ये मर्डर है या ये क्राइम ये हुआ कैसे, किसने किया, राइट। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेम ऐसे ही हम रिसर्च में भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट यहाँ पे हम कोई भी सिचुएशन उठा के देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है, इस चीज़ के पीछे रिसर्च करना, इसका एग्जैक्ट रीज़न पता लगाना। क्या वो बच्चों की जो है नॉलेज कम है इसलिए है, क्या वो गवर्नमेंट ने वैकेंसीज कम निकाली है इस रीज़न की वजह से है, तो एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्या वो पॉवर्टी ज़्यादा है कि इस रीज़न से है। तो अगर आप एग्जैक्ट रीज़न उसके पीछे पता लगाओगे तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, राइट। तो रिसर्च इज टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज बिल्ड और मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए नया तरीका बनाना, राइट, दिस इज रिसर्च। तो ये आप कैसे पता लगा पाओगे कि भाई इस चीज़ को करने का बेहतर तरीका ये हो सकता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट इज टू जनरेट न्यू नॉलेज। देखो किसी भी फील्ड में हम किसी चीज़ को ये कैसे बताएंगे कि ये चीज़ जो है सही बात है, राइट। उसके पीछे जब हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे, एक स्टडी करेंगे, तब हम ये बोल सकते हैं कि येस नाउ आई हैव अटेन्ड अ न्यू नॉलेज सिंस आई हैव डन प्रॉपर रिसर्च अराउंड इट, आई हैव searched many things around it. Now I can tell you with surety that yes, this is how it is. नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज़। तो जो चीज़ें जैसी होती है उसमें भी हमें कन्फर्मिटी पाने के लिए, श्योरिटी पाने के लिए उसके अराउंड और ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। जैसे आपको कोई मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप कैसे बता दोगे वो मैसेज सही है या नहीं है, तो आप वेरीफाई करोगे, राइट। आप जाके चेक करोगे गूगल पे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेरे पास आ रही है ये सही है या नहीं, राइट। तो यू हैव टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज। वो भी एक तरह की बहुत छोटे स्टेप्स में रिसर्च ही है, बट उसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व होते। ओके, यू आर सर्चिंग मोर अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ऑफर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगेन जैसे मैंने पहले बताया, अगर हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन एक्यूरेट है या नहीं, क्या वो काम करेगा या नहीं, उसके पीछे आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपके पास ऑलरेडी आपको पहले से पता है, जो आपको पता है वो सही पता है या गलत पता है, ये पता लगाने के लिए भी आपको रिसर्च करनी होती है। ओके, सो आई होप अभी आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो। एंड अगर इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इनमें से कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करके ये बता सकते हो कि रिसर्च का एक्चुअली हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। Okay, so next is research characteristics. There are total 10 characteristics of research: objectivity, reliability, validity, accuracy, credibility, generalizability, empirical search, systematics, controlled factors, cyclical, logical, and replicable. We are going to understand each one of them in more detail now. सो द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वो वाले नहीं है जो हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का कारण फाइंड आउट करना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि या तो कोई चीज़ सही है या वो गलत है, ठीक है। इसमें बीच में ना जो एक ह्यूमन का पर्सनल बायसनेस आ जाता है वो नहीं होना चाहिए। इसको और ज़्यादा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके ना दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका और एक आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे MCQs, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग आंसर्स हो जाते हैं जिसमें आपको प्रॉपर अपना ओपिनियन लिखना होता है। अब जो ऑब्जेक्टिव है उसका जो आंसर होगा या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, ठीक है। उसमें जो
जो टीचर है उसका पर्सनल बायस नहीं होगा कि यार ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसने बी कर दिया, एक्चुअल आंसर सी था, तो मैं कह दूँगी क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं बी को भी सही बोल दूँगी कि भाई इस रीज़न की वजह से बी भी सही हो सकता है। तो वहाँ पे टीचर का क्या आ गया, पर्सनल बायस आ गया। सेम चीज़ सब्जेक्टिव में भी, अब बच्चा कुछ भी लिख दे, अगर वो बच्चा फेवरेट स्टूडेंट है टीचर का तो वहाँ पे टीचर उसको फुल मार्क्स दे देगी, और कोई बच्चा अगर पसंद नहीं है तो हो सकता है वो उसके मार्क्स डिडक्ट कर ले, ये कह के कि भाई मैं टीचर हूँ, मैं बताऊँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वहाँ पे आ जाता है पर्सनल बायस। रिसर्च में जो है हम ऑब्जेक्टिविटी को देखते हैं, जिसमें कि चीज़ जो है या तो सही होगी या गलत होगी, उसमें किसी का पर्सनल बायस नहीं आ सकता। ओके, आई होप आपको ये टर्म, ये कीवर्ड समझ में आया हो, ऑब्जेक्टिविटी, दैट रिसर्च में पर्सनल बायस इंसान का नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। देखो, रिलायबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं या नहीं। तो हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उसको दोबारा से परफॉर्म करके देखें तो उसके रिजल्ट्स जो है वो सिमिलर आने चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि अभी जो आपने रिसर्च का रिपोर्ट दिया है और नेक्स्ट टाइम अगर सेम उन्हीं सिनेरियोज़ में, उसी सिचुएशन में उसे दोबारा से करके देखा जाए तो उसके रिजल्ट्स एकदम डिफरेंट आए, तो आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। आपकी जो रिसर्च है आपने सही तरीके से परफॉर्म करी है या नहीं, इसी को हम वैलिडिटी बोलते हैं कि वो वैलिड है, उसको हम मान्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ गलत मीन्स का यूज़ कर लिया जब आप रिसर्च कर रहे थे, या आपने कुछ पर्सनल बायस उसमें रख लिया, तो आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी। आपकी रिसर्च एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना अप्रॉक्स आंसर कुछ दे रहे हो। ओके, आपको एक्यूरेट आंसर देना होता है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिबिलिटी। देखो, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने अपनी रिसर्च में ना जो बेस्ट मीन्स हो सकता है उसका यूज़ किया है, जिससे कि आपकी रिसर्च में सबसे बेस्ट आउटकम निकल के आया है, तो आपकी रिसर्च क्रेडिबल हो गई। मतलब आपकी रिसर्च के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि येस, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड इट इज़ क्रेडिबल। देखो, इन सारे वर्ड्स का ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर सा मीनिंग होता है, बहुत स्लाइट इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ जनरलाइजेबिलिटी। देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टर्म्स आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत मिलेंगे। जनरलाइज करने का मतलब होता है कि अगर आपने मान लो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना कि इसमें कुछ तरह का फैक्टर है, राइट, तो आप पूरी पॉपुलेशन का तो सैंपल नहीं ले सकते, उसका बहुत छोटा सा सैंपल लेके रिसर्च करोगे, तो उस छोटे से सैंपल को ही जब आप पूरी बड़ी पॉपुलेशन पर लागू कर देते हो तो इसी को हम जनरलाइज करना बोलते हैं। ओके, यही हमारी जनरलाइजेबिलिटी बन जाती है। तो रिसर्च क्या होती है, हमारी ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जिसे हम सबके ऊपर जनरलाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर हम जब वैक्सीन टेस्ट कर रहे थे, तो उस वैक्सीन को हमने पूरी की पूरी अर्थ में जितने लोग रह रहे हैं उन सबके ऊपर तो टेस्ट नहीं करके देखा भाई किसी को हार्म करेगी या नहीं करेगी। हमने कुछ सेट ऑफ पीपल लिए और उनके ऊपर वो टेस्ट करके देखे, और उनके ऊपर जब असर है वो पॉजिटिव आया, ठीक आया, तब हमने वो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के ऊपर लागू कर दी कि हाँ भाई ये वैक्सीन जो है यूज़ करने लायक है। दिस इज जनरलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल मतलब होता है कि एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वो कई बार है ना सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन्होंने जो आंखों से ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे जो है अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिसर्च में जो है ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, एक रिसर्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक। ऑब्वियसली जो रिसर्च आपकी होगी उसमें आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे जिससे कि आपकी रिसर्च एंड रिजल्ट तक पहुँचेगी। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में बस फीडबैक पॉइंट कर लो या फिर मिड का कोई स्टेप क्लियर आउट कर लो या फिर सिर्फ क्वेश्चनर फिल आउट करवा लो, उससे आपकी रिसर्च एक कंप्लीट रिसर्च नहीं कहलाई जाएगी। आपको हर एक स्टेप शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा, इसीलिए हम रिसर्च को सिस्टमेटिक बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड फैक्टर। देखो, कंट्रोल्ड फैक्टर मतलब होता है जब आप रिसर्च करते हो तो आप डेलिबरेटली कोशिश करते हो कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से रिज़ल्ट जो है डिफरेंट हो सकता है, आप उनको अपनी तरफ से कोशिश करो कि वो बीच में बाधा ना बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो ये देखना कि किसी बच्चे की अगर जो है नींद पूरी नहीं हुई है तो उसका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसा आता है। अब वहाँ पे स्कूल में अगर एनवायरनमेंट मान लो आपने ऐसा नहीं रखा जिसकी वजह से उस रिज़ल्ट पे फ़र्क ना पड़े,
कंट्रोल फैक्टर इज़ व्हेन आप अपनी तरफ से कोशिश करो, डेलिब्रेट एफर्ट्स करो कि जो फैक्टर्स आपकी रिसर्च में बाधा बन सकते हैं या रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं या एक्यूरेट रिजल्ट लाने में ना मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से उन फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक एथलीट लड़की है, ठीक है, आपको ये देखना है कि वो अगर डेली 8 नंबर ऑफ आवर्स प्रैक्टिस करती है तो वो कैसा परफॉर्म करेगी परफॉर्मेंस वाले दिन, ठीक है। अब मान लो अगर उसका जहाँ पे उसे रनिंग करनी है वो ही ख़राब जगह निकली या फिर उसके शूज़ ख़राब निकले, तो आप ये नहीं बता सकते कि अगर 8 नंबर ऑफ आवर्स उस लड़की ने प्रैक्टिस करी है तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी भी नहीं गई। हो सकता है उसके जूतों में खराबी हो सकता है वो जो ट्रैक है उसमें खराबी हो। तो कंट्रोल फैक्टर का मतलब होगा कि आपको ध्यान रखना है कि उसके जूते में कोई ख़राबी नहीं है, उसके ट्रैक पे कोई ख़राबी नहीं है, और भी जो उससे इर्द गिर्द जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, जिस मतलब इसमें सिर्फ मेंटल हम स्ट्रेस को हटा सकते हैं, अदरवाइज जो उसने फिजिकल वर्कआउट किया वो इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो आपने क्या किया, बाकी सारे फैक्टर्स का ध्यान रख लिया जिससे आपकी रिसर्च का रिजल्ट अब एक्यूरेट ज़्यादा आएगा। अगर आप उन फैक्टर्स का ध्यान पहले नहीं रखते और मान लो उसके शू में कोई दिक्कत होती है और तब उसका रिजल्ट गलत आ जाता, तो आपने फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया। तो एक अच्छा रिसर्चर वो होगा जो अपने सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करके चले। नेक्स्ट इज साइक्लिकल। देखो साइक्लिकल का मतलब होता है कि रिसर्च है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई एंड पॉइंट तक पहुंच गई, नाउ इट इज़ डन। तो रिसर्च जो है चलती रहती है। आपने एक इशू उठाया, उसके ऊपर पूरी रिसर्च की, समझा, एनालिसिस किया एंड अपना लास्ट में आपने फीडबैक दिया, राइट। एंड उस फीडबैक के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई है जिस पर दोबारा से रिसर्च होनी है, तो वो एक और नया इशू बन गया स्टार्ट से। अब एक नया रिसर्चर आएगा, उस पर दोबारा से रिसर्च करेगा या फिर आप ही उस पर दोबारा से रिसर्च कर सकते हो। तो रिसर्च गोज इन अ साइकिल, दैट्स वाई इट इज़ साइक्लिकल। नेक्स्ट इज लॉजिकल। ऑब्वियसली रिसर्च जब आप करते हो तो आपको अपने लॉजिक का यूज़ करना है। आप इमोशनल नहीं हो सकते वहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी सेंटिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको अपना सारा का सारा जो भी है लॉजिक यूज़ करके रिसर्च का रिजल्ट बताना होता है। नेक्स्ट इज़ रेप्लिकेबल का मतलब होता है जब आप सेम सिनेरियोज़ में अपनी पूरी रिसर्च को एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में प्रेजेंट करो तो उसका एग्जैक्टली सेम आंसर आना चाहिए या फिर मोस्ट 99% सेम आंसर आना चाहिए। तो दैट शोज़ कि आपकी रिसर्च जो है रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल मतलब होता है उसको रिपीट करना, उसको डुप्लीकेट करना। सो यहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्विज क्वेश्चंस की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्विज क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट correspond टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? A, रिसर्च इज़ नॉट पैसिव, B, रिसर्च इज़ सिस्टमैटिक, C, रिसर्च इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड D, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस। देखो पैसिव मतलब होता है रुकी हुई, ओके। पैसिव का मतलब हम मान लेते हैं एक्शन, जो कि एक्शन में हमेशा चलता रहता है। तो रिसर्च इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज ट्रू, ओके। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का। नेक्स्ट इज रिसर्च इज सिस्टमैटिक, देर इज नो डाउट इन दैट, रिसर्च इज ऑब्वियसली सिस्टमैटिक। एंड सी इज रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। देखो ये सही आंसर है इसका कि रिसर्च जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो आपको ना जब यूजीसी नेट में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये सवाल तो इसी तरह से थोड़ा कन्फ्यूजन में डाला जाएगा कि भाई क्या चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं करती रिसर्च में, तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है रिसर्च, ओके। एंड रिसर्च इज़ ऑब्वियसली अ प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिसर्च कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? इसमें से कौन से फीचर्स है रिसर्च के? आई, ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड सब्जेक्टिविटी, 3 सिस्टमैटिक अप्रोच, 4th रैंडम ऑब्जर्वेशंस। तो इनमें से कोई 2 है जो रिसर्च के हमारे फीचर्स है, ओके। सो ऑब्जेक्टिविटी है, राइट। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो या तो वो ऑब्जेक्टिविटी वाला होगा या सब्जेक्टिविटी होगा, तो करेक्ट आंसर इज सब्जेक्टिविटी। तो एक तो फर्स्ट हो गया। एंड द नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक अप्रोच है, रैंडम हम ऐसे ही ऑब्जर्व करने शुरू नहीं कर देते कि हाँ भाई ये हमने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली तो हमारी रिसर्च बन गई। नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 जो हमें दिख रहा है ए में, ओके। सो ए इज़ द राइट आंसर।
Next question is, in reliability is that quality of a measurement procedure which provides, तो reliability क्या provide करती है? First, repeatability and accuracy. Second, punctuality and accuracy. थर्ड, एक्यूरेसी एंड स्पीड. फोर्थ, स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी. देखो स्पीड का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, हमने ये वर्ड बिल्कुल भी इसमें डिस्कस ही नहीं किया. पंक्चुअलिटी का भी कुछ लेना देना नहीं है, तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन, रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी. सो दैट इज़ द राइट आंसर. सो आई होप आपको जो बेसिक्स है रिसर्च के अब वो सारे क्लियर हो गए हो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो सो मेक श्योर यू फॉलो दिस चैनल एंड ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट करना जिससे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक फिनिश हो जाए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.